आज हम लोग पद परिचय की बात करेंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न आते हैं पद परिचय से संबंधित। पद परिचय को विभिन्न नामों से हम जानते हैं। पद विन्यास, पद विश्लेषण, पदच्छेद आदि। वाक्य में प्रयुक्त पद शब्द भेद की दृष्टि से क्या है, उसका लिंग क्या है, वचन, पुरुष, कारक, वाक्य के अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, और वाक्य के अंग में उद्देश्य या विधेय या उद्देश्य का पूरक या विधेय का पूरक में से क्या है, यह बतलाना ही पद परिचय कहलाता है। आज हम संज्ञा पद का परिचय पढ़ेंगे। संज्ञा पद का परिचय देने के लिए हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या हम उसमें लिखें, तो सबसे पहली बात यह कि संज्ञा पद का प्रकार बताना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये जो प्रकार संज्ञा के हैं उसके प्रकार को बताना। वाक्य में जो रेखांकित संज्ञा पद है उसका लिंग, वचन, पुरुष और कारक बताना। अन्य पदों से उस संज्ञा पद का क्या संबंध है यह दर्शाना, और वाक्य के अंग में वह क्या काम कर रहा है यह दर्शाना। कुछ मुख्य बातों पर ध्यान आपको देना चाहिए कि सारी संज्ञाएं अन्य पुरुष में होती हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम या मध्यम पुरुष में वे संज्ञाएं नहीं होंगी। कोई संज्ञा नहीं हो सकती है। सारी संज्ञाएं चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो, वे सारी संज्ञाएं अन्य पुरुष में ही होती हैं। संज्ञा पद का प्रयोग प्रायः सभी कारकों में होता है। कर्ता से लेकर संबोधन तक के जो कारक हैं, उन सारे कारकों के अंतर्गत या सारे कारकों में संज्ञा पद का प्रयोग हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संज्ञा पद वाक्य में विधेय का काम कभी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि संज्ञा पद या तो उद्देश्य होगा, या उद्देश्य का पूरक होगा, या विधेय के विस्तार में आएगा। आपको याद दिला दूं कि वाक्य का उद्देश्य प्रायः कर्ता होता है और वाक्य का विधेय प्रायः क्रिया होती है। उद्देश्य और विधेय के बारे में यह कहा जाता है कि जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। उद्देश्य का भी अपना फैलाव होता है, प्रसार होता है। उसके पूरक पद हुआ करते हैं, नहीं भी होते हैं, और विधेय के भी पूरक पद हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह कि हमारा सेंटेंस कर्ता और क्रिया युक्त भी हो सकता है। कर्ता के पूरक पद भी हो सकते हैं, जैसे विशेषण पद। क्रिया के पूरक पद भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कर्म हो, या फिर क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, यानी विभिन्न तरह के पदों का प्रयोग हो सकता है। तो सामान्य रूप से वह वाक्य जो होता है उसमें कर्ता और क्रिया तो ये दोनों चीजें तो रहती ही हैं, और कर्ता का पूरक भी हो सकता है, क्रिया का पूरक भी हो सकता है। तो कर्ता के पूरक को हम उद्देश्य का विस्तार कहते हैं।
उद्देश्य का विस्तार या उद्देश्य का पूरक भी कह सकते हैं इसको हम, और विधेय के विस्तार को हम विधेय का विस्तार कहें या फिर विधेय का पूरक कहें। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे इसी सेंटेंस में हम अगर देखें कि जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। अब देखिए इस सेंटेंस में सालिम अली के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए सालिम अली इस सेंटेंस का उद्देश्य हुआ या कर्ता हुआ, और बने रहे यह क्रियापद है जिसे हम विधेय कहेंगे। अब ध्यान दिया जाए कि इस कर्ता पद से पहले के जो पद हैं जटिल प्राणियों के लिए, ये जो पद आए हैं ये सारे पद कर्ता पद यानी उद्देश्य जो है उसके पूरक के रूप में आए हैं। और फिर यहां पर बने रहे से पहले के जो पद हैं हमेशा, एक, पहेली, ये तीनों पद जो हैं वे विधेय के पूरक माने जाते हैं, यानी ये विधेय के विस्तार में आए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि कर्ता या उद्देश्य से पहले के तमाम पद उद्देश्य के विस्तार या पूरक, और विधेय से पहले और उद्देश्य के बाद इन दोनों के बीच के पद जो हैं वे विधेय का विस्तार या विधेय के पूरक कहलाते हैं। अब हम आपके सामने जो बोर्ड पर ये 5 उदाहरण दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे, इसका पद परिचय हम देंगे। पहला सेंटेंस है जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। अंडरलाइन किया हुआ है सालिम अली, इस पद का परिचय देना है। जाहिर है कि सालिम अली खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए संज्ञा के प्रकार में यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए इसका लिंग बताना है। सेंटेंस में ऐसा कोई जटिल संज्ञा पद नहीं है जिसके लिंग के बारे में हम कंफ्यूज हो सकते हैं या भ्रम पैदा हो सकता है, और क्रियापद से भी स्पष्ट आपका है कि सालिम अली यह पुल्लिंग है, यह पद पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग। यहां बने रहे से हमें कंफ्यूज होना नहीं है। ऐसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा इकलौती होती है, एक वचन में ही होती है, बहुवचन उसका प्रयोग होता भी नहीं है, इसलिए यह एक वचन में है। और मैंने बताया आपको कि तमाम संज्ञाएं अन्य पुरुष की होती है, तो हम लिख दें अन्य पुरुष। कारक में देख रहे हैं कि बने रहे जो क्रियापद है इसका संपादन करने वाला यह पद है, सालिम अली है, यानी यह कर्ता है। आप देख भी रहे हैं कि कर्ता कारक है, तो हम लिखेंगे इसे कर्ता कारक। अन्य पदों से संबंध बताने के लिए हम कह सकते हैं कि जिसका क्रियापद बने रहे है। हम ऐसा लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद वाक्य के अंग में हम देख रहे हैं कि कर्ता पद जो होता है वही वाक्य के अंग में वाक्य का उद्देश्य हुआ करता है। तो हम लिखेंगे कि यह वाक्य का उद्देश्य है। बस इस वाक्य में प्रयुक्त सालिम अली संज्ञा पद का यही परिचय हुआ। अब दूसरा देखा जाए। दूसरा है लड़कपन
में हम क्या क्या नहीं किया करते थे। लड़कपन शब्द रेखांकित है, इसी का परिचय देना है। आपको पता है बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, यह जातिवाचक से भाववाचक के रूप में बनाया जाता है। तो स्पष्ट है यह भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए, लड़कपन, बचपन, यह क्रियापद से या किसी वाक्य किसी अन्य पद से इसका लिंग स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान देना होगा कि लिंग चैप्टर में जो आपने पढ़ा होगा कि पन, त्व, पा, प्रत्यान जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वे पुल्लिंग होती है। तो इस नियम के आधार पर हम कहेंगे इसे कि यह पुल्लिंग। अब देखिए, लड़कपन है, लड़कपनों नहीं है। लड़कपन लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए, स्मरण में रहना चाहिए कि जब हम भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वह भाववाचक से जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि यह एक वचन रूप में है, हम लिखेंगे एक वचन। फिर वही बात, सारी संज्ञाएं अन्य पुरुष में, तो यह भी लड़कपन भी अन्य पुरुष। कारक में आप देखिए बड़ा ही आसान है, अधिकरण कारक का चिन्ह इसमें लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे अधिकरण कारक। अब आइए वाक्य के अंग में क्या है। अब देखिए, इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? तो कहा जा रहा है हम के बारे में, यानी इस वाक्य का कर्ता पद हम है, यानी उद्देश्य हम है। और उद्देश्य से पूर्व के ये पद है लड़कपन, इसलिए वाक्य के अंग में उद्देश्य का पूरक लिखा जाएगा या उद्देश्य का विस्तार लिखा जाएगा। यह वाक्य का या वाक्य में उद्देश्य का विस्तार या पूरक है। इस तरह से लड़कपन का परिचय हुआ। तीसरा है दिया हुआ, नवाब साहब ने चाकू से खीरे काटे। अब देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि रेखांकित पद है चाकू से, इसका परिचय देना है। अब देखिए, सबसे पहले देखना हमें है कि इस वाक्य का कर्ता पद कौन सा है, तो नवाब साहब। क्रियापद है काटे, काटने का काम चाकू से हो रहा है, यानी चाकू काटना क्रिया का माध्यम या साधन का काम कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। तो हम ये भी देख रहे हैं कि यह नवाब साहब ने इस वाक्य का उद्देश्य है और काटे विधेय है, इन दोनों के बीच में चाकू आ रहा है। और चाकू, इस चाकू से स्पष्ट भी नहीं हो रहा है कि वह किस टाइप का चाकू है, किसी खास टाइप के चाकू की बात नहीं की जा रही है, इसलिए यह क्या है, यह जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, इसका लिंग बताना है, तो वाक्य के किसी पद से इसका लिंग भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन व्यवहार हम देखते हैं बड़ा चाकू, छोटा चाकू, लंबा चाकू, इस तरह से बोलते हैं। तो यह क्या है, यह पुल्लिंग। देखिए, चाकू नहीं है, चाकू है, इसका मतलब यह एक वचन। और पुरुष में अन्य पुरुष। अभी मैंने बताया आपको कि चाकू काटना क्रिया का साधन है और साधन का काम करता है करण का। तो यहां करण का साइन लगा हुआ भी है, हम लिखेंगे करण कारक।
करण कारक है। अब देखिए वाक्य अंग में यह क्या है, तो जाहिर है काटे विधेय नवाब साहब ने उद्देश्य, दोनों के बीच में यह पद आया है, इसलिए यह वाक्य में विधेय का विस्तार या पूरक है। इस तरह से चाकू का परिचय भी हो गया। अब अगला हम देख रहे हैं घ नंबर 40 छात्र थे। यहां वर्ग में इसको अंडरलाइन किया गया है। आप जानते हैं कि कक्षा, वर्ग, सभा, गिरोह, गुच्छा ये सब समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो यह हम लिखेंगे, यह समूहवाचक संज्ञा है। लिंग में हम देखते हैं कक्षा स्त्रीलिंग है, वर्ग पुल्लिंग है। हम लिखेंगे इसे कि यह पुल्लिंग। अब देखिए वर्गों नहीं है, इसलिए एक वचन। पुरुष में अन्य पुरुष। कारक में देखिए यह में चिन्ह लगा हुआ है, अधिकरण का यह चिन्ह है, हम लिखेंगे अधिकरण कारक। और वाक्य के अंग में देखते हैं छात्र थे, छात्र कर्ता पद, थे क्रियापद, यानी छात्र उद्देश्य, थे विधेय। उद्देश्य के पूर्व के ये सारे पद हैं, इसलिए हम लिखेंगे यह वाक्य में उद्देश्य का विस्तार या पूरक है। अंगों नंबर देखिए, रानीगंज में बहुत कोयला पाया जाता है। ध्यान दें, कोयला पद जो है इसका परिचय देना है। आप जान रहे हैं कि जिस संज्ञा को हम ढेर के रूप में मापते या तोलते हैं वह संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। लोहा, कोयला, तांबा, चीनी, पेट्रोल, दूध, तेल, ये सारी संज्ञाएं जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। हम लिखेंगे यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए कोयला पाया जाता है, क्रियापद से स्पष्ट है कि यह पुल्लिंग है, यह पुल्लिंग। कोयले नहीं है, कोयला लिखा हुआ है तो हो गया एक वचन। और ऐसे भी आपको यह पता होना चाहिए कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। हाँ, एक कंडीशन है, यदि द्रव्यवाचक संज्ञा के प्रकार की बात की जाए तब हम उसका प्रयोग बहुवचन में भी कर सकते हैं। जैसे रानीगंज में अनेक प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। लेकिन अगर यह चूंकि कोयला है, द्रव्यवाचक संज्ञा, और द्रव्यवाचक संज्ञा का परिमाण होता है, मात्रा होती है, संख्या के रूप में उसको गिनते हम नहीं है। यह हो गया एक वचन। इसके बाद जो है यह पुरुष में अन्य पुरुष। और कारक में देखिए फिर यही बात है यहां पर कि रानीगंज में बहुत कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
कोयला पाया जाता है। इस पद को हम कारक में किस कारक के अंतर्गत रखेंगे? क्या यह कर्ता है, क्या यह कर्म है? क्योंकि क्या लगा करके तो हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या किसे किसको प्रश्न लगा करके कि कर्म कारक की पहचान के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन मैदान में बहुत लड़के पाए जाते हैं, खेतों में बहुत सारे किसान देखे जाते हैं, तो क्या किसान जो देखे जा रहे हैं या पाया जाता है, इस तरह का जो क्रियापद आया है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि कोयला कर्म है या कर्ता पद है? इसको क्या माना जाएगा? तो यह कर्ता कारक है। अब देखिए वाक्य के अंग में यह क्या है? तो कर्ता पद है, जाहिर है वाक्य का उद्देश्य है। यह वाक्य का उद्देश्य है। इस तरह से आज आपने संज्ञा पद का परिचय देखा। दूसरे दिन सर्वनाम पद का परिचय हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।